नमस्कार। आज हम कनाडा से आई एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर बात करने वाले हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि कनाडा की अपनी खुफिया एजेंसी CSIS ने ये सार्वजनिक तौर पर माना है कि उनके देश में जो खालिस्तानी चरमपंथी हैं, वो भारत के खिलाफ हिंसक गतिविधियों की न सिर्फ योजना बना रहे हैं, बल्कि उसके लिए पैसा भी जुटा रहे हैं। तो ये अब सिर्फ अटकलें या भारत का दावा नहीं रहा, ये कनाडा की अपनी एजेंसी की पुष्टि है। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। और ये स्वीकारोक्ति आप देखें तो एक बहुत ही नाजुक समय पर आई है। भारत और कनाडा के रिश्ते पहले से ही हम जानते हैं तनावपूर्ण चल रहे हैं। खासकर पिछले साल वो जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का विवाद हुआ था, उसके बाद से तो और भी। तो इस बयान ने भारत की उन चिंताओं को एक तरह से वैधता दी है जो वो सालों से उठाता आ रहा है। ये महज एक बयान नहीं है, ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। हाँ, और CSIS की रिपोर्ट जिस तरह से बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी तत्व भारत के खिलाफ हिंसा की योजना बना रहे हैं और फंडिंग कर रहे हैं, ये वाकई में ध्यान देने वाली बात है। भारत तो ये बातें, जैसा आपने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार कहता रहा है, लेकिन कनाडा की अपनी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी से ऐसी सीधी पुष्टि आना अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बिल्कुल। और यहीं से आप देखें तो मामला और पेचीदा हो जाता है। इस स्वीकारोक्ति का भारत कनाडा कूटनीतिक संबंधों पर यकीनन बहुत गहरा असर पड़ सकता है। देखिए, एक तरफ तो ये बेहतर सहयोग का दरवाजा खोल सकता है ना? हो सकता है इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़े या फिर चरमपंथी फाइनेंसिंग पर मिलकर काम हो। लेकिन दूसरी तरफ निज्जर मामले की जो पृष्ठभूमि है, उसको देखते हुए ये तनाव को और भी बढ़ा सकता है, क्योंकि अब कनाडा पर कार्रवाई करने का दबाव ज्यादा होगा। भारत तो लगातार कनाडा को आगाह करता रहा है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हो रहा है, जैसे अलगाववादी प्रचार हो या फिर वो विध्वंसक अभियान वगैरह। उन्होंने राजनीतिक दलों से कहा है कि भाई ऐसे समूहों से दूरी बनाएं जिनके तार चरमपंथ से जुड़े हो सकते हैं। तो ये कनाडा की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उस पर भी एक तरह का दबाव बना रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ ही एक और अहम पहलू है, कनाडा में रहने वाला सिख समुदाय, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खालिस्तानी विचारधारा से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, वो भी चिंतित है। उन्हें कहीं ना कहीं ये डर है कि इस पूरे मामले में उन्हें गलत तरीके से ना देखा जाने लगे या उन पर बेवजह शक न किया जाए। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति बन गई है, जहां एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है, तो दूसरी तरफ एक पूरे समुदाय को सामान्यीकरण से बचाने की चुनौती भी है। तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए आगे क्या हो सकता है? क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? क्या स्रोत इस बारे में कुछ इशारा करते हैं कि कनाडा सरकार या एजेंसियां क्या सोच रही होंगी? जी, स्रोत कुछ संभावित कदमों की ओर इशारा तो कर रहे हैं। जैसे एक संभावना ये है कि कुछ खालिस्तान समर्थक समूहों को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल दिया जाए, ताकि उनकी गतिविधियों और खासकर फंडिंग पर ज्यादा सख्ती की जा सके। और जो विदेशी फंडिंग है जो इन समूहों को मिलती है, उसकी ज्यादा बारीकी से जांच हो सकती है। और जैसा हमने पहले भी बात की, भारत और कनाडा के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग यानी खुफिया जानकारी साझा करने की जो व्यवस्था है, उसे और मजबूत किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इन सभी कदमों को बहुत सावधानी से उठाना होगा। सावधानी, आपके लिए सावधानी बरतनी होगी। क्यों? क्या इसलिए कि रिश्ते और ना बिगड़ जाए? बिल्कुल। देखिए, निज्जर मामले के बाद दोनों देशों के बीच जो विश्वास की कमी आई है, वो साफ है। ऐसे में कोई भी कदम अगर उसे ठीक से हैंडल नहीं किया गया, तो वो सहयोग बढ़ाने के बजाय डिप्लोमेटिक टेंशन को और बढ़ा सकता है। कनाडा को अपनी अंदरूनी राजनीति, मानवाधिकारों की चिंताएं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इन सब के बीच एक संतुलन साधना होगा। ये आसान रास्ता नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कनाडा के इंटेलिजेंस एजेंसी की ये आधिकारिक पुष्टि महज एक खबर नहीं है। ये एक बड़ा मोड़ है, एक टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। और ये सिर्फ कनाडा की आंतरिक राजनीति या विदेश नीति का ही मामला नहीं रह गया है, जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये मामला अब ग्लोबल सिक्योरिटी, वैश्विक सुरक्षा के ताने बाने से जुड़ गया है। और साथ ही विभिन्न देशों में जो कम्युनिटी हार्मनी है, सामुदायिक सद्भाव, उससे भी ये जुड़ गया है। और यहाँ एक आखिरी विचार है जो इन स्रोतों से उभरता है। हालांकि सीधे तौर पर कहा नहीं गया है कि ये जो आधिकारिक कार्रवाइयां हैं, जैसे जांच या प्रतिबंध, इनके अलावा
कनाडा के भीतर किन गहरे सामाजिक संवाद और बदलावों की जरूरत पड़ सकती है ताकि चरमपंथ की जड़ों को संबोधित किया जा सके बिना किसी समुदाय को अलग-थलग महसूस कराए। मेरे ख्याल से ये सवाल आने वाले वक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा।